नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैप्टन बाबा साहेब माने, अध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, जुन्नर जिला पुणे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे के अनुसार जो क्रेडिट पैटर्न द्वितीय वर्ष कला के लिए इस वर्ष से ही लागू किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी विशेष 1 के लिए काव्यशास्त्र सामान्य को रखा गया है। इसमें काव्यशास्त्र सामान्य के अंतर्गत काव्य की परिभाषा, काव्य का स्वरूप, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन आदि को रखा गया है। उनमें से आज हम देखने वाले हैं काव्य हेतुओं को, कि काव्य हेतु किन्हें कहा जाता है और वे कौन कौन से होते हैं, अर्थात भारतीय आचार्यों ने कितने काव्य हेतुओं को स्वीकार किया है, कितने काव्य हेतुओं पर चर्चा की है, उन्हें आज हम विस्तार से देखने वाले हैं। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के कारण, अर्थात काव्य रचना के पीछे कौन से कारण काम करते हैं और किन कारणों से काव्य रचना संभव हो पाती है, उसे ही काव्य हेतु अथवा काव्य कारण कहा गया है। और इस प्रसंग में आचार्यों ने 3 कारणों की अथवा 3 हेतुओं की चर्चा की है। उनमें से पहला है प्रतिभा, इसे शक्ति भी कहा जाता है। दूसरा हेतु अथवा कारण है उत्पत्ति, इसे निपुणता भी कहते हैं। और तीसरा हेतु अथवा कारण है अभ्यास। यानी कुल मिलाकर 3 हेतुओं को अथवा 3 कारणों को भारतीय आचार्यों ने काव्य के संदर्भ में स्वीकार किया है। तो सबसे पहला जो काव्य का कारण है अथवा काव्य हेतु है, उसे प्रतिभा कहते हैं, उसे शक्ति भी कहा जाता है। अर्थात प्रतिभा को ही शक्ति कहा जाता है। प्रतिभा ये जो काव्य हेतु है, यह काव्य का प्रमुख कारण माना जाता है। नई नई वस्तुओं की उद्भावना करने वाली प्रज्ञा अथवा शक्ति को ही प्रतिभा कहा जाता है। आचार्यों ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, एक सहजा प्रतिभा और दूसरी उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा जो होती है वह जन्मजात व्यक्ति में निहित होती है, और उत्पाद्या ये जो प्रतिभा होती है वह प्रतिभा विभिन्न सारे अनुभवों से, लोक ज्ञान से अथवा साहित्य की अनेक बारीकियों को ग्रहण करने के पश्चात व्यक्ति उस प्रतिभा को निर्माण कर सकता है। उसे ही उत्पाद्य प्रतिभा कहते हैं, या कह सकते हैं कि उसका निर्माण वह व्यक्ति अपने बल पर करता है। विभिन्न सारी जो बातें हैं, उन बातों को, उन शिक्षाओं को ग्रहण करने के पश्चात उस प्रतिभा शक्ति को वह निखार सकता है अथवा निखारता है। वैसे तो अनेक कवियों ने रामकथा को आधार बनाकर काव्य रचनाएं की हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने रामकथा को आधार बनाकर जो काव्य रचा है, जिसका शीर्षक है रामचरितमानस, वह रामचरितमानस जो है अधिक ज्यादा मूल्यवान और प्रभावकारी बन चुका है। इसका कारण क्या है? कि इसका कारण यह है कि रामचरितमानस का निर्माण करते समय अथवा उसकी रचना करते समय तुलसीदास जी ने अपनी प्रतिभा शक्ति का भरपूर मात्रा में अच्छा खासा और सही प्रयोग किया है। इसका कारण क्या है? इसमें तुलसीदास की प्रतिभा शक्ति अधिक ज्यादा निकली हुई सी जान पड़ती है।
अर्थात तुलसीदास जी ने अपनी प्रतिभा शक्ति का सही उपयोग रामचरितमानस के निर्माण में किया है। तुलसीदास ने अपनी प्रतिभा शक्ति के बल पर राम कथा को अधिक रसवान एवं मूल्यवान बना दिया है। काव्य हेतु में दूसरा हेतु है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ है ज्ञान। व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, एक तो लौकिक और दूसरी शास्त्रीय। लौकिक उत्पत्ति निरीक्षण से प्राप्त होती है और शास्त्रीय उत्पत्ति अध्ययन से मिलती है। लौकिक उत्पत्ति से काव्य का विषय मिलता है और शास्त्रीय उत्पत्ति से अभिव्यंजना की पद्धति। एक यह बताती है कि कवि क्या कहें और दूसरी यह कि कैसे कहें। अर्थात लौकिक ज्ञान अथवा लौकिक उत्पत्ति के द्वारा कवि को क्या कहें इसका ज्ञान मिलता है और शास्त्रीय उत्पत्ति अथवा शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा कवि को कैसे कहें इसका ज्ञान मिलता है। अर्नाल्ड नामक आलोचक ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। जीवन की आलोचना तो वही कर सकता है जो जीवन को ठीक से जाने और जीवन का संबंध लोक से दुनिया से होता है। अर्थात जिस कवि को लोक का ज्ञान हो अथवा दुनिया का ज्ञान हो वही कवि काव्य के माध्यम से जीवन की आलोचना कर सकता है। अर्थात काव्य में विभिन्न सारी बातें ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर व्यक्त कर सकता है। अतः जिस कवि को लोक का जितना गंभीर एवं विस्तृत ज्ञान होगा वह उतना ही सच्चा और अच्छा चित्र प्रस्तुत कर सकेगा। फलतः यह ज्ञान लोक को देखने से होता है और उसके बाद शास्त्रों के अध्ययन से। किंतु शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा लोक ज्ञान अधिक उपयोगी है क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप में अर्जित होता है। काव्य का उत्कर्ष कवि की प्रतिभा के समान उसकी उत्पत्ति पर भी निर्भर करता है। उत्पत्ति को ही निपुणता कहा जाता है अथवा निपुणता कहते हैं। इस तरह से काव्य के निर्माण में उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसके बाद काव्य का तीसरा कारण अभ्यास नामक है। अभ्यास काव्य का तीसरा कारण या हेतु है। प्रतिभा और उत्पत्ति के साथ अभ्यास का योग होने से काव्य रचना सुकर होती है। एक कहावत है कि भाग्य धोखा दे सकता है परंतु अभ्यास कभी धोखा नहीं देता। बात यह है कि अभ्यास करते रहने से सारी चीजें सदा प्रस्तुत रहती हैं, अतः उनका उपयोग अनायास हो सकता है। अभ्यास किसी काव्यज्ञ के निर्देशन में करना चाहिए। काव्यज्ञ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसमें काव्य रचना की क्षमता के साथ साथ उसके गुण दोषों के विवेचन का विवेक भी निहित हो। ऐसे व्यक्ति का निर्देशन बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि वह काव्य रचना का मार्ग भी बता सकता है और गुण एवं दोष दिखाकर सत्काव्य का दृढ़ आधार प्रस्तुत कर सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के निर्देशन में काव्य रचना का अभ्यास करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को काव्य की अच्छी खासी जानकारी हो, उसमें काव्य के निर्माण की शक्ति हो और काव्य में निहित गुण और दोषों के बारे में समझने की शक्ति उसके पास हो।
ऐसे व्यक्ति के अथवा कवि के निर्देशन में अगर कोई नया कवि काव्य रचना करने का निरंतर अभ्यास करता है तो उसका काव्य उत्कृष्ट एवं मूल्यवान बन सकता है। अतः उक्त तीनों काव्य हेतुओं से संपन्न कवि की रचना उत्कृष्ट होती है और जिस कवि में जिस हेतु की जितनी मात्रा में कमी होती है उसकी रचना उतनी ही मात्रा में अनुत्कृष्ट होती है। अर्थात मान लो अगर कवि में प्रतिभा शक्ति ही नहीं है तो उसका काव्य उत्कृष्ट काव्य नहीं बन पाता है। अगर कवि के पास व्युत्पत्ति अर्थात ज्ञान नहीं है, फिर लोक का ज्ञान हो या शास्त्रीय ज्ञान हो, अगर दोनों भी ज्ञान उसके पास नहीं है और काव्य रचना वह व्यक्ति कर रहा है तो उसकी काव्य रचना उत्कृष्ट काव्य रचना नहीं बन पाती है। उसके साथ ही साथ अगर कवि के पास निरंतर काव्य रचना करने का अभ्यास भी नहीं है तो भी उसकी काव्य रचना अच्छी खासी मूल्यवान या उत्कृष्ट काव्य रचना नहीं बन पाती है। और इसीलिए काव्य रचना में तीन कारण अथवा तीन हेतुओं का होना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर काव्य हेतुओं की चर्चा समाप्त होती है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मैं पाठ्यक्रम पर नए नए वीडियो बनाता चलूं। आपके द्वारा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है तो मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। अतः मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं अगली वीडियो फिर एक बार किसी दूसरे विषय से संबंधित आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।